Good morning, students. So here we are with the second part of the first source of chapter number 15, framing of the constitution. अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वी से, यहाँ से हमारा जो था यहाँ से रहता है, और ये इम्पॉर्टेंट है सोर्स बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एज एन एग्जाम्पल आपको डिस्कस करा रहा हूँ. ठीक है. अब यहाँ पे अब एक चीज़ देखें, पहले ना एक बार इसे पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार है ना रफली इसके क्वेश्चंस पे हम एक बार क्या करते हैं, नज़र मार लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है. उसके बाद आपको बता रहा हूँ आप अप्रोच कैसे करके चलेंगे. ठीक है. देखो, एक्सप्लेन वाई नेहरू डिड नॉट मेंशन द वर्ड डेमोक्रेटिक इन द रेजोल्यूशन. अच्छा, इससे पता चल रहा है नेहरू जी ने ये जो हमारा पैराग्राफ है इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं कर रखा है. इसका सॉल्यूशन भी देख लें अगर देखना है तो. ठीक है. मेंशन द 3 बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द पैसेज में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ फीचर्स बता रखे हैं कि भाई कैसा है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवर्न है, सोशलिस्ट है. ये सारे के सारे फीचर्स हैं. एक बार देखो तो मतलब क्वेश्चन का ये वाला आंसर मिल जाएगा. किस तरीके का सोशलिज्म है जो है नेहरू जी स्ट्रेस करते हैं कि सोशलिज्म कैसा होना चाहिए. तो ये हमें एक रफली आइडिया हो गया. अच्छा, ये वाली बात हमारे इस पैसेज में होने वाली है. अब हम क्या करेंगे, जब पैसेज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके फुल स्टॉप तक इसको समझते जाएंगे. ठीक है. तो ये आपका अप्रोच होने वाला है, इसे धीरे धीरे पढ़ना. और अगर आपको जैसे थोड़ा सा पढ़ लिया फिर आंसर भी देख लेना उसके. एक बार क्वेश्चन आंसर देख पढ़ा, एक बार थोड़ा थोड़ा सा रफली समझ आएगा, फिर उसके बाद रफली समझ आने के बाद आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे. फिर दोबारा से जब आप इसको पढ़ेंगे ना सोर्स को, तो एकदम बहुत ज़बरदस्त से आपको समझ आने वाला है. जैसे आपकी छुट्टी होंगी, एक दिन में एक चैप्टर की सोर्सेज कर लें. मुश्किल से मुश्किल अगर आप बच्चों फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको 2 घंटे लगेंगे कम से कम, मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर की सोर्स को क्रैक करने में. बट वो 8 मार्क्स आपके फॉर श्योर मिल जाएंगे बिल्कुल. 2 घंटे मैंने एक ऐसे बच्चे के लिए कहा है जो बिल्कुल, जिसने पहली बार ही मतलब कुछ उसको आइडिया ही नहीं है. ठीक है. वो एक चैप्टर के 2 घंटे में सोर्स कर सकता है. तो एक दिन में एक चैप्टर के सोर्सेज को आप इस तरीके से फॉलो करके चलें. ठीक. अब यहाँ थोड़ा सा हम पीछे देखते हैं कि हमने यहाँ पे देखा था कि लर्न करेंगे सक्सेसेस से कॉन्स्टिट्यूशंस के, और उनके फेलियर्स को अवॉइड करेंगे. ठीक है ना. तो और हमें कैसा बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट, सोवर्न और रिपब्लिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ठीक. नेक्स्ट है कि ये सोवर्न होगा, इंडिपेंडेंट ये तो वही आएगी. नॉट पुट डेमोक्रेटिक वर्ड यहाँ पे इन्होंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये कंसीवेबल है कि बंदा समझ सकता है कि भाई जब ये बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, सोवर्न होगा, रिपब्लिक वर्ड आ रहा है, तो भाई वो कहते हैं कि भाई रिपब्लिक वर्ड है, खुद में अपने आप बता देता है कि यस कि डेमोक्रेटिक तो होने ही वाला है. ठीक. तो और यहाँ पे है कि इन्होंने इसको इसलिए भी यूज़ नहीं किया कि हम ज़्यादा वर्ड्स, एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं उसको रिजोल्यूशन में डालने से बचें. ठीक. नेक्स्ट है हमारा जो पास्ट है वो हमेशा से स्टैंड किसके लिए लेता है, वो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. तो ये तो इनहेरेंट बात है, हमारा पास्ट ही लड़ाई हम इसके लिए कर रहे हैं, तो ये मेंशन नहीं किया तो दैट डजेंट मैटर. ठीक. अब क्या है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, एक सेकेंड, डेमोक्रेसीज जो है ना प्रेजेंट डे की यूरोप में, वो बहुत अच्छे से अपना ग्रेट पार्ट प्ले कर रही हैं, अच्छे से रोल प्ले कर रही है वर्ल्ड प्रोग्रेस में. तो यहाँ पे ये बात कही जाती है, और कहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं कि हम बस कॉपी करने वाले हैं, जैसा दूसरी डेमोक्रेसीज यूरोप वगैरह में डेमोक्रेसीज आ गई हैं उनको हम कॉपी करने वाले नहीं. हम उनके सिस्टम को क्या करेंगे, ऐसे तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे ताकि वो हमारा फिट हो सके हमारे लोगों के टेम्पर के हिसाब से, और वो उसे एक्सेप्ट करें. अब देखो, वो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ उनके रूल्स हैं. अब जैसा हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग, लोगों के टेम्पर के अकॉर्डिंग, जैसे लोग उसे एक्सेप्ट भी कर सकें, ऐसा हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी का कंसेप्ट लाने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट, हमने यूज़ नहीं किया डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वर्ड यूज़ नहीं किया, तो रिपब्लिक कंटेन दैट वर्ड. भाई रिपब्लिक खुद ही कह रहा है, रिपब्लिक गणतंत्र, हम कहते हैं ना कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक. ठीक है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज सेलेक्टेड बाय द पीपल, ये रिपब्लिक का ही तो मतलब है. तो कह रहे हैं कि भाई रिपब्लिक जो है अपने आप में ये वर्ड लेके चल रहा है डेमोक्रेटिक. तो हम बचे हैं कि एक्स्ट्रा वर्ड, जो रिडेंडेंट वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा यूज़ ना करें वर्ड्स हम. ठीक है. और इनका जो कंसेप्ट था ना डेमोक्रेसी का, तो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आएंगे. ठीक. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से करेंगे, इक्विटेबल अमाउंट में.
जिन लोगों के पास ज़्यादा है थोड़ा सा उनको नीचे ला के बैलेंस लाएंगे, जिसके पास कम है उसको थोड़ा सा अप लेके आएंगे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहीं से जब स्टेट अपना रोल प्ले करने लगती है इकोनॉमी में, तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? सोशलिज्म। तो सोशलिज्म का कंसेप्ट जो था, नेहरू जी का जो सोशलिज्म का कंसेप्ट था वो इसी पे बेस्ड था कि नेशनलाइजेशन कर दो भाई सब चीज़ों की। तभी आपने देखा जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, कौन सा? 1976। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड भी ऐड हुए थे, ठीक, सोशलिस्ट वर्ड, इंटीग्रिटी वर्ड, ठीक, और हमारा कौन सा वर्ड? सेक्युलर। ये वर्ड हमारे ऐड हुए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड ऐड हुए थे। किससे? हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। बट ये सोशलिज्म जो कंसेप्ट था ना 1955 में ही डिक्लेयर कर दिया था एज अ, ये जो हमारा रिजोल्यूशन है स्टेट का, जो हमारी कंट्री का रिजोल्यूशन होने वाला है, सोशलिज्म की तरफ हम जाएंगे, 1955 में डिक्लेयर कर दिया था नेहरू जी ने बहुत अच्छे से, ठीक है। और सोशलिज्म का कंसेप्ट उनका कैसा था कि भाई सोशलिज्म का कंसेप्ट ऐसे अप्लाई करने वाले हैं कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वल हो, गरीबों का एक तरीके से ऊपर उठाया जाएगा, ये वाली सारी चीज़ें उनके सोशलिज्म में आ रखी है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। So the question number 1 is explain why Nehru did not mention the word democratic in the resolution। क्यों नहीं मेंशन किया नेहरू जी ने? जो यूजिंग द वर्ड टर्म डेमोक्रेटिक इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज फॉलोज, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन जो दी थी ना कि भाई हमने क्यों नहीं मेंशन किया इस वर्ड को, नॉट यूजिंग, क्या है? इट वाज थॉट बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द वर्ड रिपब्लिक ऑलरेडी कंटेन्स द वर्ड डेमोक्रेटिक। ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई रिपब्लिक में ऑलरेडी डेमोक्रेटिक वर्ड है, और डिड नॉट वांट टू यूज अननेसेसरी और रिडंडेंट रिपीटेटिव वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहते तो दिस इज द आंसर, ठीक। नेक्स्ट है मेंशन द 3 बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द पैसेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 बेसिक फीचर्स बता दो भाई। तो पहली लाइन में ही लिखे हुए हैं, ये तो यहाँ पे देखो ना, इंडिपेंडेंट, सोवर्न, रिपब्लिक, ठीक है। इसके बाद नीचे सोशलिस्ट भी आ रहा है, वो भी लिख सकते हैं। डेमोक्रेटिक हालांकि मेंशन नहीं है, डेमोक्रेटिक मत लिख देना क्योंकि इस पैसेज में तो इसी को लेके तो क्या है डिस्कशन हो रहा है कि डेमोक्रेटिक क्यों नहीं मेंशन किया। तो यहाँ पे देखो क्या है, द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन इन द अबव पैसेज आर इंडिपेंडेंट, सोवर्न एंड रिपब्लिक। सोशलिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, ऑन व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म डिड नेहरू गिव स्ट्रेस? किस तरीके का सोशलिज्म नेहरू जी को चाहिए था? नेहरू वाज अ सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म एंड ही सेड इंडिया वुड स्टैंड फॉर सोशलिज्म वेयर एवरी सिटीजन वुड बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा सोशलिज्म होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। देयर वुड बी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आएगी, इकोनॉमिक जस्टिस होगा। ये नेहरू जी का कंसेप्ट था, किसका? सोशलिज्म का। तो दिस इज इट, ये वाली हमने सोर्स डिस्कस की। फर्स्ट सोर्स पूरी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक। और ऐसे ही सेकंड सोर्स है, इसको ट्राई करेंगे, ठीक। चलो मैं ही करा देता हूँ, इसे जल्दी से करेंगे, चलो क्विकली। देखो सोमनाथ लाहिरी है, सोमनाथ लाहिरी अगर आप थोड़ा सा ना इस सोर्स के ऊपर अगर आप बुक में पढ़ोगे, भाई बुक का भी ध्यान रखते रहना क्योंकि थोड़ा सा कंटेक्स्ट जो होता है ना सोर्स का, साथ साथ जो पेज होते हैं ना, एक पेज आगे एक पेज पीछे, उससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आ जाते हैं। सोमनाथ लाहिरी का भी हमने डिस्कशन अगर आप देखेंगे ना इस चैप्टर में, तो ये है कि सोमनाथ लाहिरी ने बोला था कि जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, ब्रिटिश का हाथ है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में। भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हो बट अभी भी हम वर्क ब्रिटिश के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था, नेहरू जी को बोला था कि भाई आप जो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना तो रहे हो बट यहाँ पे ये बताओ किसके अंडर में बना रहे हो, कौन आपको परमिशन दे रहा है? सारा का सारा जो है आप वर्क तो कर रहे हो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग, तो कहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट बन जाएगा? ठीक है, तो उसको नेहरू जी क्या बोलते हैं, उसको लेके नेहरू जी बोलते हैं कि हाँ भले ही हम ब्रिटिश के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो बट यहाँ पे जो इंश्योर किया जा रहा है विल ऑफ द पीपल, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोगों की विल, इसको फॉलो किया जा रहा है, वही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली जा रही है। अब उसको लेके देखो सोमनाथ लाहिरी जी ने क्या क्या बातें बोली हुई हैं, इस पैराग्राफ में हमारा डिस्कस हुआ है। सोमनाथ जो लाहिरी जी हैं ये कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, कि कहते हैं कि भाई आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि भाई इंडियन पीपल व्हेन ही सेड दैट नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश विल बी एक्सेप्टेड, कि भाई हम जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ना कि अब हम कोई भी इम्पोजिशन ब्रिटिश की साइड से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई भी इम्पोजिशन किया ना ब्रिटिश ने तो उसको रिसेंटेड एंड ऑब्जेक्टिव, उसके खिलाफ हम बोलेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे उसको, ठीक है। और अगर ज़रूरत भी पड़ी ना तो उसको स्ट्रगल, अगर
हमें स्ट्रगल के लिए भी उतरना पड़े, हम तैयार हैं। तो सोमनाथ लाहिरी जी ने इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया कि भाई बहुत बढ़िया आपने अगर ये सब सोचा हुआ है चीज़ों को कि भाई ही सेड दैट नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश विल बी एक्सेप्टेड, कि अगर ब्रिटिश कुछ भी इम्पोज करेंगे ना हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ भी अपनी चीज़ें, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको रिसेंट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट किया जाएगा, ज़रूरत हुई तो हम उसको स्ट्रगल भी करेंगे। देखो यही क्वेश्चन आ रखा होगा। देखो तो हमने क्या किया, पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसे अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड सोमनाथ लाहिरी कांग्रेचुलेट पंडित नेहरू एक्सप्लेन। देखो अगर अब यहीं से क्वेश्चन भी पढ़ के जाके अगर सोर्स पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो भाई हमें सोर्स में पता चलेगा, एक तो कांग्रेचुलेट कर रखा है किसने, सोमनाथ लाहिरी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इंटेंशन क्या थे, ब्रिटिश एक्सप्लेन द इंटेंशन ऑफ ब्रिटिश इन नॉट फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एंड। अब ब्रिटिश के क्या क्या इंटेंशन थे कि भाई पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना चाह रहे थे, ठीक है, और वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश क्या चाहते थे, तो ये वाली बातें भी इस पैराग्राफ में डिस्कस है, तो डिस्कस की गई हैं, तो ये भी देखेंगे। हाउ डिड ही फील दैट द फाइनल पावर वाज स्टिल इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। अब जो लाहिरी जी है उनको ऐसे क्यों लगता है कि फाइनल पावर ब्रिटिश के हाथ में ही है, तो उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज ये जानेंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया, उसे देखते हैं। सोमनाथ लाहिरी जी कांग्रेचुलेट करते हैं पंडित नेहरू को, ठीक है, फॉर द फाइन एक्सप्रेशन दैट ही गेव टू द स्पिरिट ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है, इंडियन पीपल का जो स्पिरिट है उसको लेके जो अपनी बातों को जो रखते हैं सामने पंडित नेहरू, उसको लेके कांग्रेचुलेट करते हैं। मैन ही सेड देयर कुड बी नो इम्पोजिशन फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश कोई इम्पोजिशन नहीं कर सकता हमारे पे, ठीक है, रिसेंटमेंट होगा, ऑब्जेक्ट भी करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भाई ये वाली बात है लिखना कि भाई इसलिए कांग्रेचुलेट किया कि भाई कोई भी इम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है, हम रिसेंटमेंट होगा अगर हमारे भी इम्पोजिशन किया, ऑब्जेक्ट भी करेंगे उसको, ऑब्जेक्शन भी रेस करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम स्ट्रगल भी करेंगे। तो ये वाली चीज़ भी इसमें मेंशन होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ उसमें। तो भाई अब ये कहते हैं कि अब यहाँ हो गया था ना कि भाई रिसेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो स्ट्रगल भी करेंगे। तो कहते हैं कि भाई पॉइंट ये है कब और कैसे करोगे, व्हेन एंड हाउ, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हो कि चैलेंज करेंगे ये, तो भाई सही टाइम तो अभी है ना, अभी तो ब्रिटिश के अंडर में, अभी करो, ठीक है। तो कब करोगे, कैसे करोगे, तो ठीक अब ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश के प्लान जो हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उनका प्लान नहीं है, ये बस हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें बस अपनी अच्छी अच्छी बातें बना के हमें कुछ उनमें मतलब ये ट्रीटी व्रीटी करा देते हैं कि ठीक है, हमें एक ऐसी ट्रीटी दे देंगे जिससे फिर हमें थोड़ा सा इधर उधर बिजी कर देंगे, ठीक, और इनका कोई प्लान नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। ब्रिटिश बट इट सजेस्ट दैट एवरी लिटिल डिफरेंस यू विल हैव टू, अगर ये कोई कह रहे हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा, हमें ट्रीटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और कोई भी हमारे बीच में कोई डिफरेंस होगा ना तो फिर हमें फिर फेडरल कोर्ट के चक्कर लगाते रहो, ठीक है, या फिर डांस अटेंडेंस देयर इन इंग्लैंड, या इंग्लैंड में जाओ, यहाँ पे इंग्लैंड में जाके कि भाई यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, सब बस इसी चक्कर में हमें ब्रिटिश लगाए रहेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है कि या फिर हमें कॉल करनी पड़ेगी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कॉल करो, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के एटली, उसको कॉल करो या किसी और को कॉल करो, बस इसी चक्कर में लगे रहेंगे, हमारे इनका कोई प्लान नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें दे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। नॉट ओनली फैक्ट दैट दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली प्लान्स मे बी हैचिंग, देखो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भले ही प्लान्स बना रही है कुछ भी, बट ये शेडो ऑफ द ब्रिटिश गन्स के अंडर में ही हम वर्क कर रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी के अंडर में ही हम वर्क कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेंगल्ड होल्ड है, उसने उनका जो है हमारे ऊपर एक तरीके से किसका होल्ड आ रखा है, अभी भी ब्रिटिशर्स का ही होल्ड है, फाइनल पावर ब्रिटिश के हाथ में ही है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना घोड़े की लगाम किसके हाथ में, घोड़े की लगाम जो है ना, एक तरीके से लगाम जो हम लोगों की है वो ब्रिटिश के हाथ में ही है, ये कह सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि एटली ने तो यहाँ तक भी बोल दिया है कि अगर उन्हें थ्रेटन करना भी पड़ा ना तो हमें उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। मेक इट क्लियर दैट इफ़ नीडेड बी दे विल इवन थ्रेटन यू विद द डिवीजन एंटायरली, कि अब हम हमारा डिवाइड भी कर देंगे वो, अगर एटली ने तो ये भी बोल दिया हमें, ठीक है। और सर देयर इज़ नो फ्रीडम इन दिस कंट्री, वो कह रहे हैं कि सर कोई फ्रीडम नहीं है कंट्री में, जो आप फ्रीडम की बात कर रहे हो ना, फ्रीडम बस इतना है कि हम आपस में लड़ सकते हैं, इस चीज़ का तो हमारे पास फ्रीडम है। तो मेरा आपको एक हम्बल सजेशन है, वो कहते हैं कि अब क्या करना चाहिए फिर हमको, कि मेरा हम्बल सजेशन है कि इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करो, ठीक है ना, और अपनी एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाओ। इंडिपेंडेंस डिक्लेयर, वो तो सीधा ही एक्सट्रीमिस्ट है, साफ समझ आ रहा है, ठीक है। और ये आपस में जो लड़ना है ना, आपस में ही हम लड़ रहे हैं, इसको ख़त्म करो, ठीक है, वहाँ पे। और ये जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म है, इसको आपस हम लड़ते हैं, साथ मिल के लड़ते हैं, तो जितने भी फिर हमारे क्लेम्स हैं ना उसको बाद में सुलझा लेंगे भाई, हमारी जो आपस की लड़ाई वगैरह है उसको बाद में सुलझा लेंगे जब हम फ्री हो जाएंगे। तो ये थी सोमनाथ लाहिरी जी की बात। तो सीधा पता चल रहा है सोमनाथ लाहिरी जी जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे।
बट देखो जो दूसरे लोग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वर्क भी कर रहे थे, उन्हें भी पता है कि ये वाला जो स्टेप है ये सुनने में अच्छा लगता है कि भाई मारो और ये सब, बट उस टाइम के सिचुएशन भाई ब्रिटिश के हाथ में बहुत ज़्यादा हमारे पास इतने हथियार वगैरह देखना पड़ता है, वेपन्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो जाता है, अगर सीधा का सीधा हम रिवोल्ट पे उतर जाते हैं, ठीक है। और फिर हो सकता था आगे जाके ये जो जितनी भी डिमांड्स है और आगे शिफ्ट हो जाती, हमें उस टाइम पे ना मिलती आज़ादी। जो भी हुआ वो सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, बस ये सारी चीज़ें। वाई डिड, अब ये दूसरा आएंगे ना, एक्सप्लेन द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश नॉन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर हैंड। अब पहले से ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना रहे थे उनके इंटेंशन बताओ भाई क्या है और क्या चाहते थे ब्रिटिश। सेकेंड, सोमनाथ फेल्ट दैट एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद वुड मीन डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश। सोमनाथ का सीधा कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ना होना मतलब ब्रिटिश पे डिपेंड होना। छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए इंडियन को फेडरल कोर्ट इंग्लैंड वाले में जाके अपनी बातों को रखना पड़ेगा कि भाई ये हो गया, ठीक है ना, हमें ये राइट चाहिए, हमारी ये थोड़ा सा हमें कंसेशन चाहिए हर चीज़ के लिए। इंडियंस वुड रिमेन अंडर द स्ट्रेंगर्ड होल्ड और शेडो ऑफ ब्रिटिश के अंडर में ही रहना है भाई, हमारी लगाम ब्रिटिश के हाथ में ही रहने वाली है। तो ये सारी बातें किसने कही, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, लहरी जी ने। लहरी जी की बातें सुनने में अच्छी लग रही होंगी, एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे घर बैठ के अच्छा लगता है ना कि भाई वॉर कर दो, मारो उन्हें, जाके दूसरे नेशन से लड़ाई हो जाती है कभी, ठीक है, बट जो वहाँ पे खड़ा होता है ना बॉर्डर पे उसे ही पता होता है क्या सिचुएशन है एग्जैक्ट। हाउ डिड ही फील दैट द फाइनल पावर वाज स्टिल इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। उनको कैसे लगा कि भाई फाइनल पावर ब्रिटिश के हाथ में है। कैसे लगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्रिएशन ब्रिटिश का ही क्रिएशन था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भाई ब्रिटिश ने बनाया हुआ है और इंडिया वाज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल। ऐसे देखो क्वेश्चन आंसर देखो और सोर्स पढ़ो बिल्कुल इजीली, और इसके अलावा नहीं बनते 4 नंबर बिल्कुल इजीली आ जाएंगे अगर इन 2 सोर्स से क्वेश्चन है। ये मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया बच्चों कैसे सोर्स को पढ़ना है, क्या अप्रोच रहना चाहिए। बाकी जितनी भी सोर्सेज है ना ऐसे ही सारों के क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर देखो और एक एक दिन पे 2-2 घंटे लगाओ, ठीक है। मेरा मन था कि सारी की सारी जितनी भी सोर्सेज हैं वो सारी आपके लिए वीडियो बना दूँ और एक्सप्लेन कर दूँ, बट बच्चों ये वीडियो बनाना और इसको फिर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारा टाइम जा रहा है। साथ में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ और क्या इशू है, ठीक है, वरना मैं तो सारी बता देता। इसमें यहाँ वीडियो में नहीं डिस्कस करते, सब वैसे डिस्कस कर लेंगे हम। चलो इसको यहीं ख़त्म करता हूँ वीडियो को। आई होप you got to know the approach to study the various sources. Okay, this is all from my side for today. Thank you so much, students.